गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करने जा रहे हैं लोकतंत्र। ये आपका थर्ड सेक्शन का टॉपिक है, क्योंकि अब सेकंड सेक्शन में दो ही चीज़ें बची हैं, समूह सिद्धांत एवं वितरणात्मक उपागम। तो ये मैं आपको थर्ड सेक्शन के बाद कराऊंगी। तो लोकतंत्र आप ऐसा टॉपिक है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। तो अर्थ में हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र के कि डेमोक्रेसी इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और जनता की शक्ति इसको कहते हैं। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में हम डेमोक्रेसी को ले सकते हैं, जो कि जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है। अब उल्लेखनीय जो क्रांति लोकतंत्र के लिए हुई वह थी गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की इंग्लैंड में, और फिर अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांति जो कि 1776 में हुई, और फिर फ्रांस की लोकतांत्रिक क्रांति जो 1789 में हुई। तो इस तरीके से ये तीन प्रमुख लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए क्रांतियां हुई और फिर लोकतंत्र आया इन देशों में। अब एक अर्थ जो और इसका आप ले सकते हैं, यानी अंतर्निहित अर्थ जो हैं उसके अंतर्गत पहला है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। यानी यदि आप सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक निर्णय है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। तथा तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ और अनेक भावनात्मक अर्थ जुड़े हुए हैं, और जो भी अवधारणाएं हैं इससे संबंधित हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, और फिर लोकतंत्र के बारे में और भली प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं। अब आते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूपों पर। तो विभिन्न रूपों में हम लोकतंत्र के ले सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र एवं नैतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो दो रूपों में इसका उल्लेख हम कर सकते हैं। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य। अब हर्नशॉ ने कहा है कि लोकतांत्रिक राज्य सामान्यतः ऐसा होता है जिसमें प्रभुत्व शक्ति सामूहिक रूप से समाज में निहित होती है। यानी जनता जो है शासन संबंधी विषयों में अंतिम शक्ति रखता है, और जनता ही यह निश्चय करती है कि राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। तो इस रूप में तो हम लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इसको गिन सकते हैं, और दूसरा शासन के रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता का नियंत्रण किया जाना चाहिए, ऐसा लोकतांत्रिक शासन के अनुरूप होता है। और लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद भी दिखते हैं हमें। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप प्रचलित हैं। कौन से? पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक शासन जो है उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं भी हैं। वो कौन सी मान्यताएं हैं? फॉर एग्जाम्पल, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है, यानी संविधान के अनुसार ही शासन हो, ऐसा उदारवादी लोकतंत्र मानते हैं। दूसरा है प्रभुसत्ता का निवास जो है वो जनता में होता है। तीसरी प्रमुख मान्यता है राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन। चौथी प्रमुख मान्यता है जनता शासन को नियुक्त करती है और उसका नियंत्रण करती है, और उसे पद से भी हटा सकती है। पांचवी बात,
राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। छठी मान्यता है, राजनीतिक लोकतंत्र एक विकासशील अवधारणा है और यह आधुनिक युग तक व्यक्तिवादी, उदारवादी तथा लोक कल्याणकारी अवस्थाओं से गुजरा है। तो ये हुआ राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है। अब आते हैं हम सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है। सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है सामाजिक समता की भावना। यानी सामाजिक लोकतंत्र में नस्ल और यानी वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, इन सब का कोई भेद नहीं होता और सभी व्यक्ति जो हैं वो व्यक्ति रूप में समान समझे जाते हैं। अगेन हर्नशॉ के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का विचार या समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो दो बातें जो हैं वो आवश्यक हैं सामाजिक लोकतंत्र में। पहला, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर कोई विशेष अधिकारों की व्यवस्था न हो। और दूसरी बात, सामाजिक प्रगति के समान अवसर सबको दिए जाएं। तो ये है सामाजिक लोकतंत्र। यानी देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र व सामाजिक लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र की उपस्थिति को आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से भिन्न व विपरीत थी। तो व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप जो है वो क्या है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 19वीं सदी का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन का प्रसिद्ध कथन व्यवहार में लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शासन न जनता के द्वारा था और न जनता के लिए था। यह तो संपत्ति की स्वामियों के द्वारा स्वयं अपने हित में शासन था। तो इस तरीके से जो खुली प्रतियोगिता जब थी, यानी व्यक्तिवादी विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में जब खुली प्रतियोगिता की बात कही तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। तो वह लोकतंत्र नहीं था, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास धन था वह अपनी टर्म्स को डिक्टेट करता था और वही और आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न भी बन जाता था। तो ये हुआ व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। अब आते हैं हम मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। तो मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है पूंजीवादी का नाश और आर्थिक समानता की स्थापना। तो ऐतिहासिक दृष्टि से 19वीं सदी के व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में जिस लोकतंत्र की विचारधारा पर जोर दिया उसमें वर्ग संघर्ष की शुरुआत मार्क्सवादियों ने की। यानी पूंजीवादियों को तो क्रूर माना और उन्होंने वर्ग संघर्ष की स्थापना की। कार्ल मार्क्स ने व्यक्तिवादियों की लोकतंत्र संबंधी अवधारणा का विरोध किया और पूंजीवादी राज्य की जगह समाजवादी राज्य की स्थापना का समर्थन किया। उनका मत था कि केवल एक समाजवादी राज्य जो है वो एक समाजवादी राज्य में ही वास्तविक अर्थ में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। और इसलिए उन्होंने जो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना ज़रूरी है, उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया।
इसके द्वारा उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का समाजीकरण किया जाएगा। यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी आर्थिक पावर, बल्कि वो जो है पूरे समाज में रहेगा उसका, यानी उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं वो समान रूप से समाज के हाथ में रहेंगे। मार्क्स का यह मत था कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित आर्थिक लोकतंत्र में ही व्यक्ति को सही मायने में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अब इसके यानी मार्क्सवादी लोकतंत्र के विरुद्ध काफ़ी प्रतिक्रियाएं हुई और उनमें कुछ क्या थी प्रमुख। एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का उदय हुआ, यानी जिसके अंतर्गत जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो जिनकी लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके कल्याण की योजनाएं बनाता है और उनको फ़ायदा पहुंचाता है। और दूसरी प्रतिक्रिया जो हुई वो थी व्यक्तिवादी या 19वीं सदी के राजनीतिक लोकतंत्र को लोक कल्याणकार राज व्यवस्था में बदलने की मजबूरी को स्वीकार कर लिया गया। तो ये दो प्रतिक्रियाएं हुई मार्क्सवादी जो आर्थिक लोकतंत्र है उसकी। अब आते हैं हम उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप, ये क्या है। इसके अंतर्गत ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थकों के विचार जो हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थकों से जो हैं वो मिलते जुलते हैं। इन दोनों का मत है कि आर्थिक लोकतंत्र का व्यावहारिक अर्थ है व्यक्तियों की आर्थिक समानता, और आर्थिक लोकतंत्र एवं इसमें निहित आर्थिक समानता को संसदीय व्यवस्था वाले राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए संसद जो है उसके द्वारा आर्थिक विषमता की समाप्ति के प्रयत्न किए जा सकते हैं। यानी बड़े व आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और उनके प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। और आर्थिक समानता के विचार में व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा का भाव भी निहित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की अनिवार्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। अब हम आते हैं नैतिक लोकतंत्र पर। तो नैतिक लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के प्रति जो नैतिक दृष्टिकोण है उसको ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। नैतिक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र एवं आदरणीय होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, लिंग व राष्ट्र से संबंधित क्यों न हो। और नैतिक लोकतंत्र समाज में मौजूद अत्यधिक निर्धन, अशिक्षित एवं उपेक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उतना ही महत्वपूर्ण व आदरपूर्ण दृष्टि से देखता है जितना कि अत्यधिक बलवान, शिक्षित, धनवान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति को। तो अब हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी धारणा है जिसके अनेक पहलू हैं। यदि कुछ विद्वानों के लिए यह एकमात्र शासन प्रणाली है, तो अन्यों के लिए यह राज्य, समाज, अर्थशास्त्र या नैतिकता से संबंधित एक धारणा है। ओके गर्ल्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सिद्धांत और दृष्टिकोण कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।